तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करने से पहले हमें बात करनी चाहिए अबाउट द डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये जो लाइट तुम्हें चारों तरफ दिख रही है, ठीक है, जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए बस ये लाइट है, पर तुम फिज़िक्स के स्टूडेंट हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हर चीज़ को देख के पूछो क्यों। ठीक है, तो जो लाइट है, एक टाइम तक ऐसा था कि हम लाइट को वी यूज़ टू कंसिडर कि लाइट इज़ ओनली अ वेव नेचर। ठीक है ना, वेव नेचर होता है लाइट का। एक टाइम तक हम इसको ऐसे कंसिडर करते थे, बट फिर आए हमारे आइंस्टाइन साहब ने बोला कि देखो भाई, कुछ चीज़ें लाइट ऐसी करती है जो कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ओनली इफ़ वी कंसिडर लाइट टू ट्रैवल इन फॉर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। बहुत लड़ाई चली इस बात पे कि नहीं भाई साहब, हम तो पार्टिकल मानेंगे, हम तो वेव मानेंगे। बाद में एक कंक्लूजन निकला। वो कंक्लूजन ये था कि जो लाइट होती है ना, उसके अंदर दोनों बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, पार्टिकल का भी होता है, वेव का भी होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ईदर ऑफ टू बिहेवियर्स डोमिनेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, उसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस नाम का एक फिनोमेना होता है, राइट, FERENC, ठीक है, जो भी है, इंटरफेरेंस नाम का एक फिनोमेना होता है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बट इंटरफेरेंस कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड अगर हम कंसिडर करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, बट फिर आइंस्टाइन साहब ने बोला कि देखो ऐसा है, एक फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से। ठीक है, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन ओनली बी कंसिडर्ड और कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड इफ़ यू कंसिडर द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, पार्टिकल नेचर हो गया, यहाँ पे वेव नेचर हो गया। ठीक है, एंड मैं ब्रीफ में बताता हूँ अभी के लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जब एक लाइट ऑफ अ सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ फॉल्स ऑन अ मेटल का सरफेस, अ इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। ठीक है, दिस इज द क्रक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब ये पार्टिकल नेचर क्यों है, मतलब ये वेव नेचर से क्यों नहीं हो सकता, वाई कांट वी हैव दिस फिनोमिना फ्रॉम अ वेव नेचर, इस चीज़ को हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ। इस वीडियो में हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में बात करने वाले हैं, डुअल नेचर के बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो बिफोर वी डिस्कस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। ठीक है, जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फोटॉन्स। ठीक है, एंड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो जल्दी से देख लेते हैं एक बार, फिर सीधा हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बात करेंगे। थोड़ा सा बस रुको मेरे साथ। ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आगे समझ में आए। ठीक है, एक फोटोन होता है, उसकी स्पीड इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। जो मास होता है, मास ऑफ अ फोटोन कैन नॉट बी डिफाइंड इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, एंड हम यूजुअली उसको इग्नोर करते हैं या फिर वी कंसिडर द मास ऑफ अ फोटोन एज 0। ठीक है, दूसरी चीज़, एक पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी एंड मोमेंटम इज़ ऑलवेज सेम। ठीक है, मतलब अगर तुम कोई एक लाइट लो, ठीक है, एक लाइट तुमने ली, अब उसके जितने भी फोटोन्स हैं उन सब की एनर्जी एंड सब का मोमेंटम विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, एनर्जी की वैल्यू इज़ इक्वल टू hν, जो कि होता है hc/λ, एंड मोमेंटम की वैल्यू इज़ इक्वल टू h/λ। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। h की अगर मैं बात करूँ, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34, करेक्ट, जूल सेकेंड। एंड इसको अगर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो तो इट बिकम्स 4.136 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड्स। ठीक है, दिस इज़ द थिंग। आगे बात करते हैं, जब कोई लाइट का पार्टिकल, कोई एक फोटोन जब एक मेटल प्लेट से हिट करता है, ठीक है, तो जो उस फोटोन की एनर्जी है, ठीक है, जो उस फोटोन की एनर्जी है और जो उस फोटोन का मोमेंटम है, दैट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स आर नॉट कंजर्व्ड। समझाता हूँ। जब भी एक फोटोन एक मेटल के इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है तो देर आर चांसेस कि वो जो फोटोन है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब कोई फोटोन मेटल पे पड़ता है तो एक दूसरा फोटोन एमिट हो जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन में वेरी, बट जो एनर्जी है, अगर कोई फोटोन एब्जॉर्ब भी हुआ है तो उसकी सारी एनर्जी और सारा मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड इनटू द इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम।
ठीक है, तो द एनर्जी एंड मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, ई एंड पी आर कंजर्व, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी से मेरा क्या मतलब है, ब्राइटनेस। कोई लाइट है, ठीक है, फ्लैश लाइट्स आती है ना जिसमें तुम ब्राइटनेस ऊपर नीचे कर सकते हो, तो अगर तुम ब्राइटनेस कम रखोगे तो इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी, करेक्ट। ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल एनर्जी जो निकल रही है वो कम ज़्यादा हो ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक है, बट इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन सेम फॉर अ पर्टिकुलर लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। तो ये था डिस्कशन अबाउट द पार्टिकल ऑफ लाइट। अब हम सीधा आते हैं अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। होता क्या है कि जब अ लाइट ऑफ अ सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, ठीक है, तो अ इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। दिस इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर मेरे नोट्स रखे हैं, अगर तुम लोग सोच रहे हो मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है। एंड जो एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो एक फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट से एमिट हुआ है, एनीवे, ठीक है, ठीक है। नाउ अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तुम फिज़िक्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें हर चीज़ में पूछना चाहिए क्यों, ठीक है। एक मेटल है, मेटल की प्लेट है, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से कि एक मेटल की प्लेट में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली घूम रहे होते हैं, ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे कैन नॉट एस्केप द मेटल। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये बाहर जाएगा तो ये अपने पीछे मेटल को एक पॉजिटिव चार्ज देके जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही ये यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वाला सीन बनेगा तो ये इसको वापस अट्रैक्ट कर लेगा, एंड इस वजह से ये कभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाता मेटल प्लेट के। अगर तुम मैग्नेट्स को भी देखो, ठीक है, एक मैग्नेट है दूसरे मैग्नेट है, ये हमेशा आपस में जुड़ी रहती हैं, ये कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ती अनलेस तुम अपने हाथों से एक एनर्जी दो इन मेटल मैग्नेट की प्लेट्स को और उनको अलग करो, तब वो अलग हो जाती है। सिमिलरली अगर तुम चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन स्किप करे, बाहर निकले, तो तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। हर मेटल की एक अलग एनर्जी होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन। एक पर्टिकुलर मेटल के लिए हर इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी टू एस्केप इट इज़ कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि, ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एक वेवलेंथ हमने डाली, ठीक है, एक लाइट हमने मेटल की प्लेट पे डाली, एंड जब हमने वो लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, जो भी उस फोटोन की एनर्जी रही होगी। बाय द वे एक छोटा सा चीज़ मैं तुम्हें बीच में बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज़ फोटोन की एनर्जी इज़ hc/λ, करेक्ट। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो एनर्जी और लैम्डा जो है ना इन्वर्स प्रोपोर्शन में, तो जितनी ज़्यादा कम वेवलेंथ की लाइट होगी ना उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। बस अभी मैं इस चीज़ पे आऊँगा। अब सपोज़ करो हमने एक लाइट डाली, ठीक है, जिसके पर फोटोन की एनर्जी ई है, ठीक है। अब जब वो फोटोन कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो दो केस हो सकते हैं, या तो वो एनर्जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू द वर्क फंक्शन, या फिर वो एनर्जी इज़ लेस देन द वर्क फंक्शन। ये दो केस हमारे पास हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले केस की। अगर जो एनर्जी मैंने एक इलेक्ट्रॉन को दी है वो मिनिमम एनर्जी से ही कम है तो एमिशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर एनर्जी या तो बराबर है या बड़ी है फ्रॉम द वर्क फंक्शन, तो क्या होगा। उस केस में देयर आर चांसेस कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, श्योरिटी नहीं है, चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई लाइट मेटल के सरफेस पे आएगी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं,
अब इस इलेक्ट्रॉन को एकदम से एनर्जी मिल गई, करेक्ट, बट इलेक्ट्रॉन की आंखें तो नहीं होती ना, अब वो इधर उधर भाग रहा है, ठीक है ना, उस एनर्जी को ख़त्म करने के लिए। तो वो कोलाइड करेगा दूसरे मेटल से, इससे कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड करेगा, एंड जब वो कोलाइड करेगा तो उस एनर्जी को लूज़ करेगा, एंड हो सकता है कि वो इस कोलिजन में ही इतनी एनर्जी को लूज़ कर दे कि वो वर्क फंक्शन से कम हो जाए एंड वो बाहर ही ना आ पाए। एक बहुत रेयर इवेंट होता है जब एक मेटल के सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन पे एक एनर्जी पड़े एंड वो उसको यूज़ करके बाहर आ जाए, मतलब उसको एक सही दिशा मिले, सही एनर्जी मिले, तब एक चांस होता है कि वो मतलब वर्क फंक्शन की एनर्जी को एस्केप करके बाहर आ जाए, ठीक है। एंड उस केस में हम कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो जो उसकी एनर्जी होती है उसको हम के से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट विल बी इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, करेक्ट। जो एनर्जी उसको यहाँ से मिली है माइनस जो एनर्जी उसको उस मेटल की प्लेट को छोड़ने के लिए लगी है, दैट विल बी द थिंग, ठीक। बट चलो उसके बाद हाँ अभी करते हैं, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एनर्जी तो तब है ना जब उसने बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली उस एनर्जी को यूज़ किया हो। क्या चांसेस हैं कि जब कोई एनर्जी पड़ी, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से पहले इसने उस एनर्जी को लूज़ नहीं किया किसी कॉलिजन में, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये जो एनर्जी है दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट एनर्जी, इससे कम ही होगी, ठीक है, इससे कम हो सकती है। तो अगर इसने कहीं पे इस एनर्जी को लूज़ किया है तो वी विल से कि के मैक्स इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, एंड एक्चुअल में जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट कैन बी एनी वेयर बिटवीन 0 से लेकर के मैक्स, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब वो इतनी एनर्जी लूज़ कर दे कि उसके पास बाहर आने के बाद कुछ बचे ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, बाहर आने के बाद उसके पास कोई एनर्जी ना बचे। तो ये एक चीज़ होती है, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन पे थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि इस एक इक्वेशन ने जो है ना आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज़ दिला दिया था। कौन से ईयर में बताता हूँ, 1921, 1921 में इस एक इक्वेशन ने आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज़ दिला दिया था। कैसे? तो के मैक्स इज इक्वल्स टू ई बाई ई माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर तुम ई की वैल्यू क्या है, एच सी बाई लैम्डा, तो के मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। दिस इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये आइंस्टाइन साहब की, जिसने उनको नोबेल प्राइज़ दिला दिया था, ठीक है। परफेक्ट, मज़ा आ गया, ठीक है। बाय द वे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच न्यू बाय एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बहुत बड़े चीज़ के बारे में। सपोज़ करो तुम्हारे पास एक मेटल है एंड तुम्हारा बहुत खुराफाती दिमाग है और तुम ये सोच रहे हो कि यार मेरे पास एक मेटल की प्लेट है, ठीक है क्या मेरे पास आसपास एक सिक्का लेते हैं, चलो ठीक है, एक ये मेरे पास मेटल है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखूँ, तो मैं चाहता हूँ ये जानना कि वो कौन सी लाइट होगी, किस वेवलेंथ की लाइट मैं इसके ऊपर मारूँ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। अगर तुम चाहते हो, मतलब एक बिल्कुल एज केस लेके चल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन बस बाहर आए, बाहर आके भले ही उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाए, बट हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बाहर आए। वो एक केस होगा जब हम बात कर रहे हैं ई इज़ इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, राइट। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी पड़ी दैट इज़ जस्ट इनफ कि वो बाहर आ जाए। अभी हम बिल्कुल बेस्ट केस लेके चल रहे हैं कि उसने कोलिजन में कुछ नहीं गंवाया, उसने कहीं कुछ नहीं गंवाया, हम बहुत बेस्ट सिनेरियो लेके चल रहे हैं, ठीक है। उस केस में हम क्या कहेंगे, ई इज़ इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। मतलब अगर तुम एक इतनी एनर्जी दो जो उसके वर्क फंक्शन के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने के थियोरेटिकली चांसेस हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं इसको एच सी बाई लैम्डा रख देते हैं, वर्क फंक्शन रख देते हैं, ठीक है। नाउ दिस, अगर तुम इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखो तुम समझ जाओगे कि ये एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए ये भी कांस्टेंट है। बचा क्या ये, क्या तुम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। एंड दिस माय फ्रेंड्स
becomes the threshold wavelength. मतलब अगर मतलब दिस इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ, मैं मैक्सिमम क्यों कह रहा हूँ, दिस इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ जिसकी लाइट अगर तुम एक मेटल के सरफेस पे मारोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आने के चांसेस हैं, ठीक है। मैं मैक्सिमम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का जो है ना इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। तो एक लिमिट है कि मतलब मैक्सिमम एक इतनी वेवलेंथ, अगर ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है लाइट का, तो एक लिमिट है एक पर्टिकुलर मेटल के लिए कि अगर मैं इतनी वेवलेंथ तक की लाइट को मारूंगा एक मेटल के सरफेस पे तो चांसेस हैं कि वो बाहर आ जाए इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एंड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं हम चाहें तो। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पर हम ऐसा रख देते हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू एंड न्यू नॉट विल बी इक्वल टू, सॉरी नॉट E, दिस, करेक्ट। So this will be the threshold frequency. अब for a particular metal ये वैरी करता है। क्यों, मैंने ऐसे क्यों बोला, देखो तुम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देख लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देख लो, इसके अंदर ये जितने भी कांस्टेंट है, ये तो सब ये तो एक कांस्टेंट है ना पर्टिकुलर लाइट के लिए, मतलब पर्टिकुलर लाइट भी नहीं, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, राइट। ओनली थिंग दैट वेरीज इज़ द वर्क फंक्शन, एंड वर्क फंक्शन इज़ डिपेंडेंट कि तुमने कौन सा मेटल चूज़ किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर मेटल के लिए उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अलग अलग होती हैं, जो बात समझ में भी आती है, कोई इसमें मतलब अलग बात नहीं है। ओके, तो अब हम एक बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि वेव नेचर ऑफ लाइट क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं कर सकता। ठीक है, सपोज़ करो तुम्हारे पास एक मेटल की प्लेट है, ठीक है, इस पर तुम एक लाइट मार रहे हो ऑफ एनर्जी E, एंड तुमने ये मान के चला है कि जो तुम एनर्जी इसके ऊपर दे रहे हो ना मेटल की प्लेट पे, दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन, ठीक है। तो मतलब ये है कि तुम सही एनर्जी दे रहे हो, मतलब वो वाली लाइट मारो जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। अब ये मेटल की प्लेट है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, करेक्ट। होगा क्या, एक चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, क्या कि तुम्हें इस एनर्जी को जो है ना, इस लाइट को बहुत लो इंटेंसिटी पे देना पड़ेगा। अब वेव थ्योरी क्या कहती है कि जब तुम एक प्लेट पे कंटिन्यूसली एनर्जी को डालते हो, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी कम करके डालते हो, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के सरफेस पे वो सब उस एनर्जी को बराबर रिसीव करेंगे। एंड जब उस एनर्जी को वो बराबर रिसीव करेंगे तो वो स्लोली चार्ज होंगे, ठीक है। एंड उनको इनफ एनर्जी एक्वायर करने में वर्क फंक्शन के बराबर उन्हें घंटों लग जाएंगे बिफोर दे कैन लाइक शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, करेक्ट। ऑल्सो इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही वो एनर्जी को रिसीव करेगा, वो एक्साइट होगा, अनस्टेबल होगा, तो उस एनर्जी को लगे हाथ खोता भी रहेगा, कोलाइड करता रहेगा, हरकतें करेगा, एंड वो एनर्जी को लूज़ करता रहेगा। एंड जब वो उस एनर्जी को लूज़ करता रहेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी बाहर आ ही ना पाए मेटल की प्लेट से। बट जब तुम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल सिनेरियोज देखते हो तो होता क्या है कि एक मेटल की प्लेट है जिस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जब तुम इस पर एक लाइट मारते हो ना सफिशिएंट एनर्जी वाली, सफिशिएंट वेवलेंथ वाली, नो मैटर द इंटेंसिटी, इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, नो मैटर द एनर्जी, ठीक है। तो ये तुम सिर्फ तभी कह सकते हो जब तुम लाइट के पार्टिकल्स की बात करो, ठीक है। जब तुम एक वेव की बात कर रहे हो तो वेव जो है ना हर एक इलेक्ट्रॉन पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पर जब तुम पार्टिकल की बात कर रहे हो तो एक पार्टिकल ऑफ लाइट एक इलेक्ट्रॉन पे ऐसे सीधा जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टिकल की जो एनर्जी है ना वो सिर्फ और सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, एंड दैट विल बी इनफ कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर। ऑल्सो अगर तुम वेव नेचर की बात करते हो ना तो जो तो कॉन्सेप्ट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि तुम कोई भी वेवलेंथ की लाइट ले लो, किसी भी एनर्जी की लाइट ले लो, ठीक है, अगर तुम फॉर नंबर ऑफ आवर्स उस लाइट को एक मेटल के सरफेस पर डालोगे तो पॉसिबिलिटी तो है ना, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी तो है ना कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो बाहर निकल पाए। थियोरेटिकली तो पॉसिबल है ना, बट ऐसा नहीं होता ना,
एक्चुअल में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एग्जिस्ट करते हैं। हर मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है, जिसके ऊपर की वेवलेंथ का अगर तुम उसके ऊपर लाइट डालोगे इफ़ेक्ट शो नहीं होगा, राइट। तो ये कुछ हमारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं जो कि हमें मजबूर कर देते हैं सोचने के लिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, दैट इज़ बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट।